हेलो एवरीवन। तो ये हमारा है सेकेंड पार्ट आईसीएसई क्लास 10 का, जो हम लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और उस पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो सेक्शन ए है, जिसमें 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड जो दो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जिसका सब पार्ट्स होता है ऑब्वियसली, जहां तक 40 मार्क्स तक कवर हो जाए सेक्शन ए, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर वो नहीं देखा है तो देख लो। अब हम लोग सेक्शन बी करेंगे, जहां पर एनी 4 क्वेश्चंस बोला जाता है करने के लिए। पहला बात तो ये समझना, इसमें करना क्या होता है, पहले तो आप पेपर पढ़ लेना अच्छे से। क्या होता है, आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन 4 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आता है, बट थर्ड वाला जो पार्ट है वो नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ वाइजली चूज कर लेना होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी में भी 6 to 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 10 भी रहता है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, जिसमें से कोई 4 करना हो। कभी कभी 11 नंबर तक जाता है, मतलब 7 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 करना होता है, उनके सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहां मैंने 8 तक ही लिया है, इसलिए कुछ पोर्शन तक क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहला जैसा सेक्शन ए वाला पार्ट में हम लोग जैसे ही क्या किए थे, सॉल्यूशन पहले से रेडी था, एक्सप्लेन किया गया था, वैसे ही अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 11। इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो या आप क्या करो, यहां से स्लोप निकालो, यहां से स्लोप निकालने के बाद उसी स्लोप वाला आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, इक्वेशन बना लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जब आप x का वैल्यू जीरो डालोगे यहाँ, तो आपको मिल जाएगा क्या, y इंटरसेप्ट, और y का वैल्यू जीरो डाल दो तो x इंटरसेप्ट। ऐसे भी पता है कि c जो है वो x इंटरसेप्ट होता है। ये तरीका होता है। दूसरा क्या है भाई, पैरेलल लाइन लिखना है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो का पैरेलल लाइन लिखना है, तो मैं लिख दूंगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बस ये सी ही तो अलग होता है पैरेलल लाइंस में। तो वही क्या गया, द लाइन पैरेलल टू दिस इज दिस, कांस्टेंट बदल जाएगा। नाउ फॉर वाई इंटरसेप्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो, एंड फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम लोग कर सकते हैं वाई इक्वल टू जीरो। तो ये जो y आया यही तो है y इंटरसेप्ट का लेंथ, और ये जो यहाँ पे h आया यही तो है क्या, h इंटरसेप्ट का लेंथ। मतलब ये कोई ऐसा लाइन है, तो यहाँ देखो h जीरो, और ये जो y का कोऑर्डिनेट, सॉरी y जीरो, और ये जो h का कोऑर्डिनेट आया यही है h इंटरसेप्ट। और यहाँ ये पॉइंट में समथिंग क्या, जीरो कॉमा समथिंग, तो ये b होगा, यही तो है y इंटरसेप्ट। तो ये दोनों इंटरसेप्ट निकल गया, और इन दोनों इंटरसेप्ट का ही बोला गया है 15 है सम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 जो सम है वो निकालेंगे, मतलब उसको पुट करेंगे 15, और यहाँ से सी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। यहाँ से सिंपली सिंपली सॉल्व करेंगे और सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब सी का वैल्यू जब मिल गया तो इक्वेशन में बस सी का वैल्यू डाल दो, मिल गया आपको इक्वेशन। समझ में आया कितना आसान था। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और एम एन अग्रवाल बुक दोनों जगह से लिया हुआ है, एम एन अग्रवाल सर की किताब से। तो चांसेस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नाउ मिस्टर अशोक इन्वेस्टेड 26,400 इन्वेस्ट किया इन्होंने। 12% जो है वो उनको क्या है, डिविडेंड है ऑन 12%, मतलब 12% डिविडेंड है किस पे, 25 रुपीज शेयर। 25 रुपीज शेयर बोलने का मतलब है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना सर, डिविडेंड इसी पे दिया जाता है ना। इफ यू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 2475, तो देखो भैया डिविडेंड मिला है 2745, कितना शेयर खरीदा हमको नहीं पता, तो चलो मान लेते हैं कि वो एच शेयर खरीदे होंगे। एच शेयर अगर खरीदे होंगे, ठीक है, और 25 रुपीज का एच शेयर है, तो एच शेयर का प्राइस कितना हो गया, 25 एच, इसी पे डिविडेंड मिलेगा ना। मतलब प्राइस इन द सेंस नॉमिनल प्राइस से, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जितने में वो खरीदेंगे, बट मार्केट वैल्यू नहीं है ये क्या है, फेस वैल्यू ऑफ दिस एच शेयर्स, क्योंकि वो इन्वेस्ट तो ये किए, ये है मार्केट वैल्यू। तो अभी डिविडेंड तो हमें फेस वैल्यू पे ही मिलता है, तो चलो यहां था 12%, यही तो है मेरा कितना, कितना है 12%, ये कितना है 2475। इसको सॉल्व किया तो ये 3x आ गया।
अब ये 2475 है, एच का वैल्यू निकाल लो, 3 से डिवाइड करो। 825 शेयर्स खरीदे। अब 825 शेयर्स अगर उन्होंने खरीदा है तो नंबर ऑफ शेयर्स तो यहीं से मिल गया। कैसे भाई, यहां देखो 825 शेयर खरीदा है, 825 शेयर खरीद लिया। अब देखो यहां है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, 825 शेयर्स। तो अब 825 शेयर का अगर मार्केट वैल्यू है मेरे पास तो ए का मार्केट वैल्यू नहीं निकाल लो, ये वो कितना हो गया, 32 रुपीज। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या था यहाँ, यहाँ था कि ये इतना इन्वेस्ट किए हैं 25 रुपीज के शेयर पे, जहाँ पे 12% का डिविडेंड है, और डिविडेंड जो है वो कितना मिला है, 2475। हम मान लेते हैं कि मेरा एच नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी फेस वैल्यू ऑफ एच शेयर्स हो गया 25 एच। अब उसका 12% ही है डिविडेंड, उसको सॉल्व किया तो आया 3 एच। ठीक, अब वो 3 एच है 2475, तो 2475 से हमें एच का वैल्यू निकल गया, मिल गया 825। 825 तो हो गया मेरा नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट टोटल पता है, तो फिर क्या, 8 शेयर का मार्केट वैल्यू पता चल गया। अब क्या पूछा गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों काम हो चुका। आगे बढ़ते नाउ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, ये निकालना है। तो या तो इस तरह का सम देगा, या एक जैसा हमने वहां भी बोला था बोनस, वो समझ लो कि यहाँ एच दिया हुआ रहेगा, एच इज 8ab बाई ए प्लस बी, और प्रूव कर लो एच प्लस 4a बाई एच माइनस 4a, एच प्लस 4b बाई एच माइनस 4b इक्वल टू 2 प्रूव करने को देगा या वैल्यू निकालने को देगा। अब इसी ए बी के जगह पे √2 √3 भी हो सकता है। क्वेश्चन यही है, यहीं से प्रॉपर्टी में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। अभी देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व दिस, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम काम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। अच्छा, जिसको भी स्पीड ज्यादा लग रहा होगा, मैंने बार बार बताया, वो स्लो कर लेगा ना, यूट्यूब पे वो फैसिलिटी तो है आपके पास। और एक और फैसिलिटी है, क्या है, इसको आप शेयर कर सकते हो, तो बाकी लोगों में शेयर भी करो, ठीक है ना, एग्जाम से पहले। तो यहाँ न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था, इसको ऐड किया तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स बचा। ठीक, अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ नहीं है भाई, यहाँ भी देखो 5/1 5 यानी 5/1 फ्रैक्शन में, तो 5 + 1/5 - 1, यानी ये 6 है, ये 4 है, 6/4 यानी 3/2। 3/2 है, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 इधर गया 4 टाइम्स, 13 + h इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 13 - h। 9 × 13 हो गया 117 माइनस 9h, यहाँ हो गया 52 एंड 4h। अब इसको जस्ट सॉल्व किया है, ये 9h को इधर लेके आ गया, तो 13h इज इक्वल टू 169, h का वैल्यू हो गया 13। बोलो, आया बात समझ में? बार बार बोल रहा, दोनों चीज स्पीड लगे वो हो जाएगा, लिखने भी मत बैठो, समझो, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए, ठीक है। चलो, नाउ 2h³ plus ch² minus dh minus 15 has 2h plus 3 as a factor and leaves a remainder -5 when divided by h minus 1। तो बाबू पहला बात है, तो 2h plus 3 इक्वल टू 0 कर लो, यहां से h का वैल्यू आ गया -3/2, यानी h इक्वल टू -3/2 एक 0 है इसका, तो उसको पुट करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग पुट करेंगे f ऑफ -3/2 0 आने वाला है, तो वो 0 है। चलो इसमें -3/2 पुट कर देते हैं, इसमें -3/2 पुट कर देते हैं, तो -3/2 का क्यूब, c इंटू -3/2 का स्क्वायर, d इंटू -3/2 एंड -15 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ये क्यूब है, यहाँ ब्रैकेट रखो, -27/8 क्यूब किया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन होने वाला, और कुछ नहीं है, यहाँ c 9/4 और यहाँ 3d/2 और माइनस में है 15। अब क्या होगा, देखो ये 2 से तो ये 4 टाइम्स, अब 4 एलसीएम ले लो, तो ये -27, यहाँ पर 9c
यहाँ 6d और 6d। अब इसको सॉल्व करो, ये 4 तो उधर गया 0, यहाँ 87, 9c प्लस 6d इज इक्वल टू 87, पहला इक्वेशन आया। दूसरा क्या बोला था बाबू, -5 रिमाइंडर है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय h - 1। इसका मतलब क्या होता है, f1 जब न बैठा हो ना f1, तो वो वैल्यू होगा -5। सिंपल है, ठीक है। सो व्हेन fh इज डिवाइडेड बाय h - 1 द रिमाइंडर इज -5। इसका मतलब ये होता है कि f1 इज -5। तो 1 डाल दिया यहाँ पे, 1 क्यूब प्लस c 1 स्क्वायर माइनस d 1 एंड 15 देख लो, इसमें डाल दिया h का वैल्यू 1। अभी क्या, ये तो 2 है, यहाँ पर -d, यहाँ -15 एंड -5। अब ये 2 राइट साइड या -2, ये -15 राइट साइड या +15। सिंपल कैलकुलेशन से बस। अब यहाँ पे ये 8 हो गया, तो c - d अगर 8 है तो c = 8 + d है। c = 8 + d है, इसको मैं पुट कर दूंगा कहाँ, इस वाले इक्वेशन में, 9c + 6d में। तो 9c के जगह पर 8 + d डाला, यहाँ पे 6d, ये हो गया मेरा 72 + 9d, यानी कि 15d इज नथिंग बट 15। तो ये d का वैल्यू आ गया 15/15 यानी कि 1, और c का वैल्यू आ गया 9। ठीक है ना, क्यों, c का वैल्यू था 8 + d का वैल्यू था 1। समझे। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन है, दो कंस्ट्रक्ट करना है। इट्स सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। मेंशन ऑल द स्टेप्स। यहाँ एक और चीज ऐड कर सकता है, बोल देगा टेंजेंट का लेंथ निकालो, ये भी बोला जा सकता है। एक और क्या क्वेश्चन हो सकता है, हेक्सागन बनाना होगा, रेगुलर हेक्सागन, उसका सर्कम सर्कल और इन सर्कल। इससे ज्यादा आपको कंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या किया जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन तो है, कंस्ट्रक्शन तो आप जानते हो, बट सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इनका स्टेप्स बता देता हूँ, तो आपको समझ में भी आएगा कि स्टेप्स किया जाएगा। मतलब नॉर्मल सा अगर बात बोलो तो एक लाइन है, उसके ऊपर एक 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है, ये एक 4 वाला सर्कल है, और ये एक 6 वाला सर्कल है, मतलब ये वाला लेंथ 6 है। ठीक, अब इस पे करना है कि एक टेंजेंट जो ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6। तो टेंजेंट 4 सेंटीमीटर वाले पे ड्रॉ करना है, और फ्रॉम द पॉइंट जो है वो इस पे लेना है, कहीं भी ले लो, एक पॉइंट पी ले लिया, तो ये पॉइंट पी है, यहाँ मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पहला काम क्या किया जाता है, पहला काम ये किया जाता है, टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है तो किस पॉइंट से ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, सेंटर से इसको ज्वाइन करो। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप इसको डिवाइड किया जाता है, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या, आधा से ज्यादा नीचे ऊपर नीचे काट दो, बचपन से करते आ रहे हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होने के बाद ये आ गया पीएम। अब देखो, या तो पीएम लो या ओएम लो, यहाँ रखो कॉम्पास का निप, यहाँ पेंसिल, और ये मिला दो, एक कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हो। एक टेंजेंट बनाना है तो सेमी सर्कल बना लो, ठीक है। 2 टेंजेंट बनाना है तो कंप्लीट सर्कल, ये जो डॉटेड सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये बनाया, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा गिवन सर्कल को, वहीं पे टेंजेंट हो गया, मिला दो, बात कर दो। ठीक, स्टेप्स लिखते कैसे हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O with the same center and radius equal to 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अनदर सर्कल। वही वाला बात है, इंग्लिश में लिखा हुआ। टेक एनी पॉइंट P, जो बात था पॉइंट P ले लिया गया है। इसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो वाला बात भी हम लोग कर लिए। नाउ टेक M एज सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू PM और OM, कोई भी एक ही लेंथ होगा ना, बाइसेक्ट किया था हमने। नाउ द सर्कल इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट Q एंड R, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब क्या करना है, ज्वाइन कर देना है उस P पॉइंट से Q को और P पॉइंट से R को, 2 टेंजेंट बन गया, ठीक है। एक चाहिए एक बना लो, 2 चाहिए 2 बना लो, समझ में आ गया। स्टेप्स भी लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो ना। देयर आर 25 डिस्क, नंबर है 1 से लेकर 25 तक, उन पे नंबर चढ़ाए हुए हर डिस्क पे। बोला है दैट पुट इन अ क्लोज बॉक्स, इसको बॉक्स में डाल दिया, उसको अच्छे से डाल दिया ताकि रैंडम हो निकालना। और अब एक निकाला गया तो, और पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डेज इज एन ऑड नंबर
एक ऑड नंबर हो या डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। देख भाई 2 एंड 3 बोथ मतलब कि 6 से डिविजिबल, सीधा सही सा। आ जाओ पहला वाला देखते हैं। ऑड नंबर क्या क्या है भाई? ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 13 15 17 19 21 23 25। ये 13 ऑड नंबर्स हैं, यानी मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 13। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हो गया 13/25। Then the number divisible by both 2 and 3 simply divisible by 6. So 6 12 18 24 कितना है मेरा फेवरेबल आउटकम? कितना है? 4। ऑल पॉसिबल तो 25 ही रहने वाला है। 4/25 खत्म कहानी। आते ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कहीं पे 400 होगा तभी 200 होगा तभी 1000 कर देगा, क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है ना। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट से जब देखते हैं हम लोग तो समझो ये समिट है, ये माउंटेन का ये से देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ जब देख रहे हो तो ये जो देखने का एंगल है वो 45 डिग्री एंगल पे देख रहे हो, यहाँ से एंगल जो है वो 45 है। अब जो है थोड़ा दूर चढ़ने के बाद एक स्लोप पे दैट इज 30 डिग्री स्लोप पे चढ़ने के बाद अब समिट का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया है, यही बोल रहा है। 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे चढ़ा था, कितना चढ़ा था? 400 मीटर्स चढ़ा था, और अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया क्योंकि वो चढ़ा भी एक एलिवेशन पे था। ठीक, तो हम लोग क्या किया, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे लगे हैं। एक तो पहले यहाँ से देख रहा था तो ओ बी और ए में ये जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल है। इसके बाद वो 30 डिग्री चढ़ा ऊपर, कितना? 400, 30 डिग्री स्लोप पे 400 मीटर्स चढ़ा, 400 मीटर्स चढ़ा वो, और अब एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखना, ए बी जो है वो माउंटेन बता रहा है जिसका हाइट h है। अब ट्राइंगल ओ सी ई में, ओ सी ई ये है, ओ सी ई ये है 30 डिग्री, तो जब मैं साइन 30 लिखूंगा तो परपेंडिकुलर या फिर बोलते हैं जिसको ऑपोजिट, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो सी ई बाई ओ सी। सी ई कितना था पता है क्या? नहीं पता है। ओ सी पता है 400 मीटर चढ़ा था तो 400, यहां से मुझे सी ई मिल गया 200 मीटर। ठीक उसी तरह चलो आगे बढ़ते हैं। उसी ट्राइंगल में cos 30 जब लोगे तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस यानी ओ ई बाई ओ सी। cos 30 क्या होता है? √3/2 यानी ओ ई बाई 400, और यहां से ओ ई मेरा मिल गया 200 √3 ना। इन द ट्राइंगल ओ ए बी जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उसमें tan 45, ये 45 है ना, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट या परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना होता है। तो ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान देना, हम लोग ना डायग्राम से कुछ चीज लिखेंगे। ये जो सी डी है, सी डी, ये सी डी है, ये ई ए के बराबर ही तो है, और ई ए क्या है? ओ ए माइनस ओ ई, तो लिखे दो ओ ए माइनस ओ ई। ओ ए तो मेरा एच है क्योंकि मेरा ए बी एच है और ए बी और ओ ए इक्वल है, ठीक है। और ओ ई आ चुका है 200 √3। सिमिलरली बी डी भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, और ए बी माइनस सी ई, क्योंकि ए डी और सी ई क्या है? ए डी और सी ई सेम है, एकदम से सेम है। ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी और सी ई सेम है भाई। तो सी ई तो मेरा पहले से निकला हुआ है, सी ई कहाँ पे निकला हुआ है? सी ई निकला हुआ है 200। सी ई कहाँ हो तुम? यहाँ, ठीक है। तो चलो ये दोनों मुझे मिल गया, तो अब मैं सी डी और बी डी मुझे पता है। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? सी डी और बी डी देखो इस ट्राइंगल को ध्यान से, यहाँ 60 डिग्री है, तब tan 60 क्या होगा? बी डी बाई सी डी, और उसको पता है आपको उसके बारे में, एच के टर्म्स में ही है, एच का वैल्यू आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो गया? tan 60 इज बी डी बाई सी डी, बी डी इज नथिंग बट h माइनस 200, और सी डी जो है वह h माइनस 200 √3 है। अब समझ में आया बी डी और सी डी क्यों निकाल रहे थे। अभी इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, और यहां बस रैशनलाइज कर दिया, ये वैल्यू मेरा इसके बाद सॉल्व करके आ गया 546.4 मीटर्स, ठीक है।
अब बस यहीं पे चेंज आ जाएगा, जो वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा भाई, वो 1000 दिया रहेगा तो यहाँ पे 1000 जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो यही बस एक चेंज आने वाला है, वो जो देगा, बाकी प्रोसेस सेम रहने वाला है, नंबर बदल जाए, ठीक। नाउ कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ द नंबर ऑफ बसेस गिवन बिलो। देखो यहाँ भी 50 टू 52 है और 53 से 55 है, यानी ये इंक्लूसिव नहीं है, इसको इंक्लूसिव बनाया है हमने, इसको इंक्लूसिव बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, बस कुछ नहीं किया है, उसी को रख दिया है, हाँ? चलो, तो कुछ नहीं, ये 50 है, 52 है, कुछ नहीं किया, इसको इंक्लूसिव के लिए 0.5 घटा दिया, 0.5 बढ़ा दिया, यही करते हैं हम लोग। तो वही किया, बाकी क्या है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हो, लोअर प्लस अपर बाई 2, वही किया देख लो। और एक का अगर पता चल जाए ना, यहाँ का इंटरवल 3 है, अब 3 ऐड करते जाओ, तो बार बार नहीं निकालना पड़ता है आपको वैल्यूज, समझ में आया, सॉरी। तो 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 एंड 72। अब आप चाहते तो इस फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, एच एफ निकालते तो हो जाता, बट कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, 110 से 54 मल्टीप्लाई करना, 135 से 57 मल्टीप्लाई करना, समझ में आ रहा बात। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है सर, किसी एक तो पहले मीन मान लो, चलो मान लिया, नो मान लिया हमने कि ये 60 ही अपना मीन है, तो 60 जब अपना मीन है हमने मान लिया है, तो यहां अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे हर वैल्यू का माना हुआ मीन के साथ, एज्यूम मीन के साथ। तो h माइनस ए करेंगे तो यानी 51 माइनस 60, 54 माइनस 60, 57 माइनस 60, वही किया है देखो, 63 माइनस 60। और अब जो है, जो भी क्लास का लेंथ है ना, उससे डिवाइड किया जाता है, तो ये 3 है क्लास का लेंथ, ईच लेंथ, तो अब 3 से डिवाइड करो, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो ध्यान से, अब ये निकालना थोड़ा आसान हो गया कि 15 इंटू -3 करना है, 110 इंटू -2 करना है, 135 इंटू -1 करना है, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है, अदरवाइज आप नॉर्मल मेथड एच और एफ से कर सकते हो, ठीक है। अभी इधर ये 45 एफ के संग मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसको, एफ डी डैश को, तो एफ क्या है मेरा 15 -3, 110, और ये इसको जब सॉल्व करोगे तो -287 आएगा, -287, यानी मीन जो है तो ज्यादा ही मान लिया गया है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीन, ये है मीन मेरा, मीन क्या होता है भाई, ए प्लस एफ डी डैश बाई समेसन ऑफ एफ, तो एफ डी डैश का समेसन 287 ऑलरेडी है, समेसन ऑफ एफ निकाल लिया जाए, 430 है, इंटू में 3 ये है, सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं। बाकी बार बार एक ही बात, स्पीड लगे स्लो कर लेना, बाद में अच्छे से पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि बाबू ये जो है एच का वैल्यू आप निकालो, बताओ। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस बाई दिस इंटू दिस, मतलब प्लस दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू 2 4 और 12 इंटू 0 इज 0, यहां से ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा, ए स्क्वायर हो गया 436 0 एंड 1, ठीक है। कैसे किया गया है, यहां फिर से 2 इंटू 12 एंड 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 12, ठीक है। समझ रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व किया गया तो देखा गया 436 0 एंड 1 है, और बी क्या था 4h 0 एंड 1, यानी h के जगह पे यहाँ पे 36 है, यानी h का वैल्यू 36 है, बस और कुछ नहीं था यहाँ। आ जाओ, the difference between the outer and the inner curved surface area is of a cylinder is cylinder, थोड़ा सा is बहुत जल्दी आ जा रहा है,
द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस है वो 88 है और इसका हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर, जो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला गया है। तो यहाँ से 2 पाई और h को कॉमन लो तो r माइनस आर, ठीक है, कैपिटल आर बाई स्मॉलर आर। इनर रेडियस स्मॉलर आर है और कैपिटल आर जो है वो है अपना आउटर रेडियस। अब यहाँ है r माइनस आर, ये h का वैल्यू तो 14, वो डिवाइड करेंगे, 2 भी डिवाइड किया, पाई के लिए 22/7, इसको सॉल्व किया, ये 1 आ गया, r माइनस आर 1 आ गया। अब हम लोग को क्या बोला गया, मटेरियल, मटेरियल क्या लगता है, आउटर से जो वॉल्यूम है बाय इनर माइनस इनर वैल्यू, आउटर का वॉल्यूम बाय इनर वॉल्यूम, क्या है, हॉलो है ना, निकाल दिया ना, मटेरियल बन रहा है। ये अगर बॉटल है समझो, ये बॉटल है, इसका जो मटेरियल बना हुआ है, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला आउटर माइनस इनर वॉल्यूम कर दे अगर, तो ये प्लास्टिक का मटेरियल पता चल जाए, जहां तक ये सिलिंड्रिकल पार्ट है वहां तक का ही अदर करे तो, ठीक है। चलो, तो यहां वही काम किया गया है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, पहले तो ये ऐसा होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वहां से पाई और एच कॉमन रखा गया। ये सॉल्व किया गया जब, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वो 4 आया, जिसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा गया, उसका जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी का। या मुझे आर माइनस आर तो पता है वो 1 था, तो आर प्लस आर मेरा 4 है और आर माइनस आर मेरा 1 है। अब 1 और 2 को अगर ऐड करता हूं तो स्मॉल आर कैंसिल आउट, कैपिटल आर 2 टाइम्स हो जाएगा जो कि 5 होगा, तो आर का वैल्यू आ गया 2.5, कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस, तो इनर रेडियस इसी पे पुट करने के बाद 1.5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर और इनर रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ये लिख भी देना, हाँ, द आउटर रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, यही पूछा था। डायमीटर तो नहीं पूछा ना, डायमीटर पूछता तो डबल कर देते। फाइंड द आउटर एंड द इनर रेडियाई, खत्म कहानी। अब इधर देखो, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज सेट्स इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, अ चाइल्ड रीसेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। देखो तभी भी रीसेप कर दिया जाएगा, ठीक है, क्ले से बना हुआ चीज तभी भी रीसेप कर दिया गया है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है, मटेरियल तो वही है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम हो जाएगा, क्ले से पूरा बना हुआ है कोन, ठीक है ना, सॉलिड है, तो दोनों का मटेरियल सेम होने वाला है, मतलब मटेरियल मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होने वाला है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर वाला रहेगा वही फॉर्मूला है, 1/3 कर लो। अब हम पाई इसलिए रहने देते हैं क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि ये स्फीयर में भी तो जाना है, वहां भी तो पाई होगा, वहां से कैंसिल आउट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ ये वाला वॉल्यूम, इसको सॉल्व किया तो आर क्यूब 216 या फिर आर का वैल्यू 6 आ गया, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इफ यू सेव 1 पैसा इन 1 डे मतलब टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा सक्सीडिंग डे, ऐसे करते हुए 2 वीक तक पैसा जमा हो, ये कितना हो जाएगा, ये जीपी है भाई, पहला दिन 1 पैसा, फिर 2 पैसा, फिर 4 पैसा, फिर 8 पैसा, 16 पैसा, 32 पैसा, ऐसा 32, ऐसे चलता जाएगा, तो ये क्या है, जीपी है। पहला टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 2, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स 14, क्योंकि 2 वीक्स है, 2 वीक्स में 14 डेज होता है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1, जब आर ग्रेटर देन 1 हो, मॉड आर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। यहां जस्ट हमने पुट किया है, 2 टू द पावर 14 निकालना अगर डिफिकल्ट लगता हो तो 2 टू द पावर 10 तक तो ऐसे भी याद रखते हो आप लोग, 1024, इसमें जस्ट 16 मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा, ठीक है। यहां से मिल गया मुझे 163.83, जो कि हो गया 163.83 पैसा, मतलब 163 रुपीज एंड 83 पैसा, 1 रुपीज में होता है 100 पैसा, ठीक है। अभी आ जाओ, इफ ए एंड बी, लास्ट क्वेश्चन है ये, ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली एट द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR of a triangle PQR such that PQ is 12.5 centimeter, PA is 5 centimeter, BR is 6 centimeter and PB is 4 centimeter, तो बाबू
पीबी है 4 सेंटीमीटर गिवन, पीए है 5 सेंटीमीटर, पीक्यू पता है कितना है, पीक्यू है मेरा 12.5, यहां से ये वाला तो 5 है, बाकी बचा हुआ 7.5 है। अब इनका रेशियो निकालो तो 2:3 आ जाता है, इनका रेशियो निकालो वो भी 2:3 हो जाता है। अगर 2:3 हो जाता है तो कन्वर्स बीपीटी यूज करके हम बोल ही देंगे कि ये ए बी जो है ए बी पैरेलल है क्यू आर के, बस वही बात है यूजिंग कन्वर्स बीपीटी। ठीक, नाउ इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, मतलब एंगल बाइसेक्टर जो है वो ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये जरूरी नहीं होता कि हर टाइम करेगा। ठीक है, कब करता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में करता है, इक्विलैटरल में भी करता है, चलो उसको प्रूव कर देते हैं हम लोग। तो एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर का एक खासियत है, कोई भी एंगल बाइसेक्टर हो, कैसा भी एंगल बाइसेक्टर हो, वो ऑपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है ना, बीडी और डीसी जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो क्या होगा पता है, इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड, मतलब ए बी और ए सी। तो वही है, लेट ए बी ए डी बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, नाउ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी सीधा सीधा भाषा में ए बी बाई ए सी इज बी डी बाई डी सी। अब हम लोग को बोला है क्या कि भाई ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया है, यानी डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है यानी बी डी और डी सी सेम है, बी डी और डी सी अगर इक्वल है तो उनका रेशियो 1 है, तो अगर इनका रेशियो 1 है तो ए बी और ए सी का भी रेशियो 1 होने वाला है। अगर ये भी 1 हो जाए यानी ए बी और ए सी इक्वल है, और इक्वल है इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, काम हो गया अपना। चलो 19th टर्म का ये है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट करो, ठीक है, बताओ। और आपको चैनल पे बहुत सारा जो शॉर्ट्स मिल जाएगा ना, जहाँ पे एमसीक्यू का ट्रिक दिया हुआ है, लास्ट ईयर 2023 का एग्जाम किट जो था, 2023 आईसीएसई का ही एग्जाम किट है, वहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, वहाँ तो पूरा बनाते हुए सॉल्यूशंस है, और वो क्या है 3-3 क्वेश्चन है, उसका भी मैं प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो, वो 2023 का रिसेंट ईयर, ठीक है ना, रिसेंट ईयर का है, लास्ट ईयर का है, वो आप देख सकते हो। वहां तभी जाना जब बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी भी आपको एग्जाम के लिए। अगर आपका तैयारी बढ़िया है तो ये 2 पेपर देख लो और सारा फॉर्मूलाज देख लो, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, देख लो, मतलब ये 2 पेपर कर लो। नाउ द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 6th टर्म, 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म, लिख देते हैं। 19th टर्म a प्लस 18d होता है, और यहां a प्लस 5d यानी 6th टर्म ना, इसको जब सॉल्व करते हो तो d इक्वल टू 2/3a आ जाता है। अब क्या बोला है, बोला है 9th टर्म जो है वो 19 है, यानी a प्लस 8d जो है वो 19 है, बैठा दो। अब तो a प्लस 8d के जगह पे 2/3a डालते हैं, तो यहां जब 2/3a डाला तो 16a/3, 3 तो लिया एलसीएम, हो गया 19a/3, a का वैल्यू आ गया 3। अब a का वैल्यू 3 है तो d का क्या था, 2/3 टाइम्स ऑफ a, तो d का वैल्यू है 2, और देखो ये आ गया मेरा 3, 5, 7, 9, 11। अगर आप चाहो मिलाना है ना तो आपका 19th टर्म कितना होगा, a प्लस 18d, a कितना है, a मेरा आया है 3, d आया है 2, यानी ये है 39। अब जरा 6th टर्म निकाल दो, a प्लस 5d, a प्लस 5d यानी 3 प्लस में यहाँ पे 10, ये है 13। एक मिनट, नहीं कोई गड़बड़ है क्या, हाँ नहीं, 19th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 6th टर्म, ठीक ही है, 3 टाइम्स ही तो आया है, सही है। तो आप आंसर चेक भी कर सकते हो ऐसे, समझ में आया। और 9th टर्म को 19 भी देख ही सकते हो, समझ लो जब। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो मान लेंगे कि k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और अगर k:1 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट है 1, -1 एंड 7, 9, ठीक है, तो k इंटू 7 क्रॉस होता है ना, 7k क्या होता है, फॉर्मूला होता है MH2
एन एच वन बाई एम प्लस एन, और बगल वाला में बस y2 y1 बैठा दो, एक ही है। ठीक, तो ये 9k माइनस वन बाई के प्लस वन। भाई ये क्या बोल रहा है, ये लाइन डिवाइड करता है, अगर डिवाइड करता है यानी ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस लाइन पे तो होगा ना, इस लाइन पे होगा कि नहीं होगा। अब अगर डिवाइड करता है और इस लाइन पे होगा तो उस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। पुट कर दिया एक्स और वाई के जगह पे वो पॉइंट। अब एक्स और वाई के जगह पे वो पॉइंट पुट किया, के का वैल्यू सॉल्व किया, के यहाँ हमने सॉल्व किया है 18k माइनस टू, 7k और 1, और यहाँ है प्लस टू, देख लो यहाँ पे प्लस टू था एकदम से, 2y माइनस एक्स है, पहले y है ये भी ध्यान रखना, 2y माइनस एक्स है तो y वाला मैंने कोऑर्डिनेट पहले रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 18k माइनस टू है, k प्लस वन सभी में रख लो ना, एलसीएम रख लो, यहाँ पे 2k प्लस वन, k प्लस वन राइट साइड क्या है, कैंसल आउट, फिर क्या 18k प्लस 2k 20k माइनस 7k दैट इज 13k, ठीक है, माइनस टू माइनस वन एंड प्लस टू यानी माइनस वन, और k इक्वल टू 1/13, यानी रेशियो 1/13 इज टू 1 बोलो या 1 इज टू 13 बोलो। बताओ एकदम अच्छे से 37 मिनट्स का फर्स्ट पार्ट हुआ है, 37 मिनट्स समथिंग, 36 मिनट समथिंग का सेकेंड वाला पार्ट हुआ है, मतलब 72 मिनट्स का अगर आप इस पे टाइम दे देते हो तो आपका एक पेपर का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। एमसीक्यू का ट्रिक जो है वो दोबारा भी देख लेना जो मैंने दिया है, और इसके पहले बहुत सारा एमसीक्यू का ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, चैनल पे अवेलेबल है। और भाई अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, बहुत जल्दी 11 का भी चीज आने वाला है आपके लिए। 10 का एग्जाम पहले अच्छे से दो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, एग्जाम के बाद जब आप आओगे तो उस दिन मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके आपके लिए एमसीक्यू का जो पेपर आएगा वो पेपर जितना जल्दी मेरे पास आ जाए उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूं ताकि आप मैच करवा पाओ आंसर, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर सॉल्यूशन वाला एमसीक्यू वाला वीडियो के साथ। आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। थैंक यू।